नमस्कार, स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस लेकर के आया हूं। एनवायरमेंट इकोलॉजी की इन क्लासेस में हम लोग डेली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनवायरमेंट इकोलॉजी में है, जो बेसिक्स का पार्ट है हमारे, उसको हम लोग कवर करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं। प्लस अगर कोई क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ से बना है, जो पिछले PYQs में, चाहे वो स्टेट सर्विसेज के PYQ हो या फिर वो UPSC हो, उसमें अगर पूछा गया है तो उसको हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज अबाउट रियो अर्थ समिट। देखिए, जो रियो अर्थ समिट है, इसके कई सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे इसको रियो अर्थ समिट बोलते हैं, रियो क्लाइमेट समिट बोलते हैं, या केवल अर्थ समिट बोल देते हैं, है ना। तो ये इनके अलग अलग नाम है। तो रियो अर्थ समिट बेसिकली जब हमको पढ़ना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कोई भी समिट क्यों होती है। तो पहला क्वेश्चन हमको जो यहां पर टैकल करना है वो व्हेन डिड इट हैपेंड, ये कब हुई। सेकंड है व्हाई डिड इट हैपेंड, ये क्यों हुई। थर्ड है व्हाट वर दी आउटकम्स, और इसके होने के बाद इसके प्रभाव क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए, आउटकम्स क्या है इसके। ठीक है, तो ये चीजें हमको डिस्कस करनी है, ये चीजें हमको देखनी है। सो रियो अर्थ समिट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट है और बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो या फिर UPSC हो, पूछ चुकी है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। देखो, जो रियो अर्थ समिट है, बेसिकली उसका नाम रियो समिट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुई थी आयोजित, इसलिए उसको रियो समिट बोला जाता है। बट फॉर्मली इसका नाम रियो समिट नहीं है, बल्कि इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, UN कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। सो UNCED की ये जो बैठक थी, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, इसीलिए इस समिट को हम रियो अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। ये हुई कब थी, तो ये 1992 में हुई थी। अब देखो, इस समिट का उद्देश्य क्या था। पहले तो हुई क्यों थी 1992 में, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में, आप अगर जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हमने आपको पढ़ाया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1972 में हुई थी। और ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20th एनिवर्सरी पे, 20वीं सालगिरह पे, आप कह सकते हैं कि UNCED की बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। और इस बैठक का उद्देश्य ये था, इसका एम ये था कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग कैसे बढ़ें, एक टिकाऊ या संपोषणीय विकास की तरफ हम लोग, समृद्धि की तरफ कैसे बढ़ें, कि हम लोग प्रगति भी करते रहें और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। तो जब इसकी कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ी, है ना, तो वो उन्होंने ये बैठक बुलाई। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व के तमाम देशों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहां पर आकर के क्लाइमेट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को डिस्कस किया जा सके और उन पर कुछ कार्य जो है वो शुरू किया जा सके, ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रेगुलेट कर सकें, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकें। तो ये इस समिट का, या आप कह सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस का, ये मुख्य मुद्दा था कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना वर्ल्ड के जितनी बड़े बड़े देश हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य था इस समिट का। अब ये समिट काफी सक्सेसफुल मानी जाती है, अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस समिट ने बहुत बड़े बड़े एजेंडे, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जो क्लाइमेट के फील्ड में उठाए गए बहुत बड़े बड़े कदम हैं, उनको हम देख रहे हैं। उनमें से बहुत से कदम इसी समिट का परिणाम है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि इस समिट में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये देख लिया कि कब हुई थी, तो 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, इसीलिए इसका नाम रियो अर्थ समिट किया गया। क्यों हुई थी, कब हुई थी का मतलब है कि जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी उसकी 20वीं सालगिरह, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, उसकी 20वीं सालगिरह में ये UNCED को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब कन्वेंशन का एम क्या था, तो एम के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एम था एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना एम था। प्लेटफॉर्म में सारे देश आकर के मिल करके बैठक करें और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सके।
अब जो भी देश, यहां से एक टर्म निकलता है, जो भी देश इसमें सम्मिलित होंगे उनको देश नहीं बल्कि एक पार्टी माना जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का कन्वेंशन है, एक तरह से समझौता हो रहा है, तो समझौते में पक्ष होते हैं, पार्टीज हो रही होती हैं, तो इनको पार्टी माना जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, तो कॉन्फ्रेंस में जो भी देश पार्टिसिपेट करेंगे वो कॉन्फ्रेंस की क्या हो जाएंगी, पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोलते हैं कॉप, यहां से कॉप टर्म निकल करके आया। अब आपने देखा होगा कॉप 1, कॉप 2, कॉप 21, कॉप 26, कॉप 27, हर साल इसकी बैठकें होती रहती हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में या न्यूज में चर्चा का विषय बना रहता है। तो ये था कॉप, कॉप फॉर्मेट इस तरह से आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आगे मूव करते हैं। सो अब नेक्स्ट थिंग क्या है, द आउटकम्स ऑफ द कन्वेंशन। अब ये बैठक हो गई, 1992 में बुला ली गई, रियो में बैठक होने के बाद इसके आउटकम क्या निकले इसको हमको देखना है। तो इसमें देखो आउटकम के मेन आउटकम अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस या ऑर्गेनाइजेशंस या आप कह सकते हैं कि समिट्स के बहुत सारे सक्सेसफुल परिणाम हुए जिनको स्टैब्लिश किया गया इसी समिट की वजह से या इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से। अब देखो इसमें सबसे पहला है UNFCCC जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC जो है इसको जब बनाया गया तो वो भी इसी रियो अर्थ समिट के अंतर्गत ही बनाया गया था। इसके बाद UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब अपनी अलग अलग मीटिंग्स बुलाते हैं, इनके अलग अलग सदस्य हैं, अलग अलग पार्टीज हैं और वो सब पार्टीज मिल करके डिसाइड करती हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में हमको क्या करना है, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में हमको क्या करना है, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट आया UNCDT यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इस तरह से फिर उसके बाद आया एजेंडा 21, फिर रियो समिट का जो एक डिक्लेरेशन था वो आया और उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल आया, जिसमें वनों के संरक्षण की बात की गई। तो इस तरह से ये कुछ फ्रेमवर्क या ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ये कुछ कन्वेंशंस निकल करके यहां से सामने आए रियो अर्थ समिट से। तो रियो अर्थ समिट ने बेसिकली कई सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को या कई सारे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं, अब इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है कि इन कॉन्फ्रेंसेस की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बड़े बदलाव वर्ल्ड लेवल पर हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले UNFCCC से शुरू करते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इस पर नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीजों को, क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीजों के बारे में बात होगी इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, या इस कन्वेंशन में बेसिकली इन क्लाइमेट चेंज के मुद्दों के बारे में बात होगी। अब देखो इसमें कितनी पार्टीज हैं, कितने सदस्य हैं, पार्टीज का मतलब मेंबर कंट्रीज। तो 198 मेंबर कंट्रीज इसके सदस्य हैं। नेगोशिएटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, इसका जो नेगोशिएशन हुआ था वो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसके बाद कॉप की मीटिंग्स के बारे में बता ही चुके हैं, मतलब हर साल एक डेट डिसाइड होती है और एक देश जो उस बैठक को होस्ट करेगा, जैसे बोल दिया गया कि भाई कॉप 26 ग्लासगो में हुआ या कॉप 27 शार्म शेख में हुआ या कहीं पे भी जहां पर भी नाम उसका दे दिया गया, तो वो होस्ट कंट्री होती है कि होस्ट कौन करेगा, उस बैठक को कौन आयोजित करेगा। तो इस तरह से हर साल कॉप की मीटिंग्स होती रहती हैं और उन मीटिंग्स में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जैसे ऐसी एक मीटिंग हुई 1997 में, ये कॉप 3 था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तीसरी बैठक थी और इस तीसरी बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जिसको हम आगे भी क्योटो प्रोटोकॉल जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल वाज अबाउट ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके इमिशन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो जैसे कॉप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल कहां हुआ, जापान में, क्योटो जो शहर है वहां पे हुआ था। इसी तरह से एक और बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉप 21। कॉप 21 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21वीं बैठक जो UNFCCC के अंतर्गत हुई। ये 2015 में हुई थी और पेरिस में हुई थी और यहां पर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है और जो पेरिस एग्रीमेंट है, इनका डिटेल्ड वीडियो हम लेकर के आएंगे, तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, देख पाएंगे। तो क्योंकि इन पर एक सेपरेट वीडियोस हम लोग आगे लेकर के आएंगे, तो अभी इन पर बहुत डिटेल में बात नहीं करते हैं, सीधे आते हैं। अभी हमारा उद्देश्य रियो अर्थ समिट को समझना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसी UNFCCC की कॉप 3 के अंतर्गत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया और कॉप 21 में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ।
इसके बाद कॉप 26 की जो मीटिंग, जो अगर 3-4 मीटिंग्स देखें जो रिसेंटली हुई थी, तो 2021 में कॉप 26 की मीटिंग, जैसा अभी हमने आपको बताया, ग्लासगो में हुई थी। ये बेसिकली मीटिंग, ग्लासगो जो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है, बट उस समय पर इटली को इसकी मेंबरशिप दी गई थी, बट इटली में ना ऑर्गेनाइज करा करके ये पार्टनरशिप में इटली और यूके ने ऑर्गेनाइज किया था, ग्लासगो शहर यूके के अंदर। 2022 का जो कॉप 27 हुआ वो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ। 2023 का जो कॉप 28 हुआ ये दुबई में हुआ। अभी जो 2024 वाला है ना, ये प्रपोज्ड है, नवंबर महीने में भी जो आने वाला नवंबर 2024 है उसमें होगा। ठीक है, ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में प्रपोज्ड है कि वहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें होती रहती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे UNFCCC और इसकी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, तो हमने आपको वीडियोस में बताया भी था, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि, एक बहुत साधारण भाषा में हम आपको बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जगह में, किसी भी बायोस्फीयर में, बायोलॉजिकल एरिया में कितने प्रकार की स्पीसीज रह रही हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज रह रही हैं। जैसे एक घास का मैदान है, ग्रासलैंड है, उसमें कोई टिड्डा भी रह सकता है, चींटी भी रह सकती है, खरगोश भी रह सकता है, लोमड़ी भी रह सकती है, हिरण भी रह सकता है, और उसको खाने के लिए प्रेडेटर्स भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे, जानवर भी होंगे, पौधों की भी प्रजातियां होंगी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने भी जीवित जो भी लिविंग बीइंग है उनकी पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विविधता है, कितनी विभिन्नता है, कितने प्रकार के जीव जंतु वहां पाए जा रहे हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में जब बहुत ज्यादा प्रकार के जीव हैं तो आप कह सकते हैं वहां की बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी काफी हाई है ना। तो ये जो है UNCBD, इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, तो इसी बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा करना है। आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे जीव जंतु की प्रजातियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं, गायब हो रही हैं, तो गवर्नमेंट उनको संरक्षण देती है। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को बचाना जो है इस UNCBD का उद्देश्य है, और इसको बचाने के लिए जो लीगल या गवर्नमेंटल या इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव जो लेने पड़ते हैं वो इनको करते हैं। तो ये क्या है, एक लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है। मल्टीलैटरल का मतलब है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे देश हैं, उनकी ट्रीटी है। ये लीगली बाइंडिंग है, यहां आपको ध्यान ये रखना है। देखिए इसमें जितने मैंने बताया था उसमें UNFCCC, UNCBD, UNCCD ये सब लीगली बाइंडिंग है, लेकिन एजेंडा 21 जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। समझ रहे हैं? तो अगर प्रश्न आपसे आता है कि इनमें से कौन सा लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप एजेंडा 21 को लगाएंगे। वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देशों की कि भाई आप इसको फुलफिल करिए, बट इट्स नॉट लीगली, आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्या था UNCBD का, तो UNCBD का उद्देश्य है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसका संरक्षण करना, यह उद्देश्य है। सेकंड है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स या कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब, जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देकर के बताते हैं। मान लो किसी भी पहाड़ी राज्य में या कहीं पे भी, उत्तराखंड में मान लो आप, उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बहुत पहाड़ों के ऊपर कोई जड़ी बूटी उगती है, जो वहां के लोकल लोग को ही पता है कि भाई इस जड़ी बूटी का उपयोग इस बीमारी के इलाज में होता है। तो ये क्या हो गया, ये उनका जेनेटिक नॉलेज हो गया, इनका रिसोर्स पूल हो गया। अब ये इसका जो भी बायोडाइवर्सिटी से उपभोग करेगा, उसका उपयोग करेगा, उस पर ये लोग आप कह सकते हैं कि एक बाइंडिंग एग्रीमेंट ला रहे हैं कि भाई अगर किसी स्पेशल चीज की नॉलेज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को है या पर्टिकुलर कम्युनिटी को है, तो अगर आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर कल को कोई कंपनी चली जाए वहां पर और बोले कि इस जड़ी बूटी को हमको अपनी दवा में मिलाना है, पेटेंट करा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको वो जड़ी बूटी उस ट्रेडिशनल नॉलेज के अंतर्गत आती है, तो आपको इसी के अंतर्गत एक कन्वेंशन बनाया गया है ना, जिसमें आपको ABS मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का प्रिंसिपल इसी UNCBD के अंतर्गत बनाया गया है कि अगर आपने उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है तो आपको उसका बेनिफिट, जो आपने उससे करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे जो आप, उसको आपको शेयर करना पड़ेगा उस कम्युनिटी के साथ जिसका नॉलेज आपने उपयोग किया है। ठीक है, तो एक्सेस तो आपको मिल गई, लेकिन बेनिफिट भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का ये प्रिंसिपल इसी UNCBD के अंतर्गत आया है, ताकि जो कंपनीज हैं या जो लोग हैं
वो शोषण ना कर सके, एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, अपने फायदे में बायोडायवर्सिटी का नुकसान ना करें, क्योंकि सालों तक उस कम्युनिटी ने उस चीज को बचा करके रखा है। तो अब उस कंपनी का भी दायित्व है कि उसको बचा करके रखे, उसको संरक्षित करके रखे। तो ये है यूएनसीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। अब इसका तीसरा क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। फेयर भी होनी चाहिए शेयरिंग, और इक्विटेबल का मतलब बराबर भी होनी चाहिए, इक्विटी के साथ शेयर करना चाहिए आपको, कि मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत कम परसेंटेज दे दिया, एक इक्विटेबल, एक होलसम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर आप जेनेटिक रिसोर्सेज की शेयरिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस कन्वेंशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज पहले कंपनीज बहुत एक्सप्लॉइट करती थी। किसी ट्राइबल कम्युनिटी में गई, जैसे हल्दी है, हल्दी के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। हल्दी में आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, अगर कहीं चोट लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर के बहुत सारे एंटी आप कह सकते हैं बायोटिक इफेक्ट भी होते हैं उसमें। तो अगर इंडिया ने हल्दी को पेटेंट करा लिया, अब कोई इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसी जगह पर ये यूएनसीबीडी एक्टिव हो जाता है, और इसने बहुत सारे तरीके के प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जैसे नगोया प्रोटोकॉल आया, तो नगोया प्रोटोकॉल का यही उद्देश्य ही बेसिकली था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का, कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज का नॉलेज है, अगर आपको उसकी एक्सेस मिलती है तो आपको वो शेयर करना पड़ेगा, बेनिफिट उसका। ठीक है, ये बात थी। तो बेसिकली इसका उद्देश्य जो है, ये तो है संरक्षण करना बायोडायवर्सिटी का। अब इसके अंतर्गत दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। एक तो है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो है, ये बायोसेफ्टी में आया था। कार्टाजीना जो है प्रोटोकॉल, ये आया था कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर किसी भी जीव के साथ उसके जेनेटिक छेड़छाड़ कोई वैज्ञानिक करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो उस पर यह कार्टाजीना प्रोटोकॉल बाध्यकारी हो जाता है, लागू हो जाता है। कि मतलब कार्टाजीना प्रोटोकॉल का मतलब है कि आप किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म पे उसकी जेनेटिक छेड़छाड़ उसके साथ बिना परमिशन के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल को आप कोई ऐसा वायरस बना दें, कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा फंगस का जन्म दे दें, जैसे आपने कोविड को देखा है ना। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि ये चाइना की लेबोरेटरी से लीक हुआ है ना। बहुत सारे तरीके के मतलब एलिगेशंस लगाए गए। तो कुछ ऐसा खतरनाक ना आप छेड़छाड़ कर दे बायोडायवर्सिटी के साथ कि कोई ऐसा क्रिएचर, कोई ऐसा जीव बन जाए जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाए पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे के पूरे समाज के लिए। तो ये कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाया गया, कि अगर कोई भी जीवित जीव जंतु है तो उसके आप उसकी जेनेटिक छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल आया, एक तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल इसी यूएनसीबीडी के अंतर्गत बनाया गया, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल वही है जिसका हमने बात की एबीएस की, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की, जो हमने बात करी। एक एग्जाम्पल हमने आपको उत्तराखंड में दिया कि कोई जड़ी बूटी वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमको यह देखना पड़ेगा कि ये यूएनसीबीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी। इसके अंतर्गत आप कार्टाजीना प्रोटोकॉल जरूर याद रखना, जो एलएमओ के लिए है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए है। और आपको याद रखना है नगोया प्रोटोकॉल, जो कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन, इसी यूएन जो सीईडी हुई थी या रियो अर्थ समिट के अंतर्गत जो तीसरा आप कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, कन्वेंशन कह सकते हैं, ये है यूएनसीसीडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने का मतलब यह है कि देखो मरुस्थल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम लोग लैंड का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि जो उपजाऊ भूमि है वो भी बंजर भूमि या मरुस्थली भूमि में, डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट होती चली जा रही है, क्योंकि नेचुरली उसकी ग्रोइंग पावर जो है, या उसकी आप कह सकते हैं कि उत्पादकता जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। तो एक तरह से वो डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है। तो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि डेजर्ट्स के एक्सपेंशन जो हो रहे हैं उनको रोकना, और वापस से डी डेजर्टिफिकेशन मतलब इस प्रोसेस को उल्टा कर देना है कि जो जमीन खराब हो गई है उसको भी हमें उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट करना है। तो ये इस यूएनसीसीडी का उद्देश्य है। ऐसा उद्देश्य इसलिए इनको बनाना पड़ा क्योंकि अगर जमीन जो सॉइल है अगर वही इनफर्टाइल होती चली जाएगी तो खाद्य समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जमीन अगर कम हो जाएगी उपजाऊ भूमि वाली तो फिर उत्पादकता घट जाएगी और भूखमरी
और ज्यादा बढ़ जाएगी, फैमाइन और ज्यादा आ जाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य है बेसिकली, एक तो इन्वायरमेंट की सुरक्षा करना, दूसरा लैंड को डेजर्टिफिकेशन होने से रोकना। तो इसको भी 1994 में स्टैब्लिश किया गया। ये भी एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 1996 दिसंबर में। तो आपको ये पॉइंट इसमें याद रखने हैं यूएनसीसीडी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपके मुख्य तीन ऑर्गेनाइजेशन हो गए। चौथे पे चलते हैं जिसका नाम है एजेंडा 21। देखिए एजेंडा 21 एक इनमें से एकमात्र ऐसा है जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं। अब एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 का बेसिकली मतलब ये है कि जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी जो है हमारी, वो कैसी हो, किस तरह से इसमें हम विकास करें, वृद्धि करें, डेवलपमेंट करें कि हमारा पर्यावरण का क्षरण कम से कम हो। तो क्या सपने, क्या ख्वाब हम देखें कि 21वीं सदी किस तरह से होनी चाहिए ह्यूमन के लिए, कि 21वीं सदी का जब अंत हो रहा हो तो क्या टारगेट्स हमने अचीव किए, पर्यावरण को हमने कितना बचाया। ये एजेंडा 21 है। इसमें बहुत सारे तरीके की चीजें शामिल हैं कि किस तरह से हमको 21st सेंचुरी में प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये इस एजेंडा 21 का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये मुख्य जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन थे किसके अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी के अंतर्गत उनको हमने पढ़ा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने 2-3 जो मुख्य कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन निकल करके आए, जैसे कुछ एग्रीमेंट थे, पेरिस एग्रीमेंट इसको हमको पढ़ना है, और क्योटो प्रोटोकॉल इसको हमको पढ़ना है। ये दोनों डिटेल में हमको पढ़ने हैं, तो इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही, और स्टडी IQ PCS से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।